हेलो गाइस, जनरल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपकी बुक के भारत और समकालीन विश्व जिसे इतिहास कहते हैं कि अध्याय 5 मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया के प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित के कारण दें। तो हमें इसमें कारण बताना है। वुड ब्लॉक प्रिंट या तख्ती की छपाई यूरोप में 1995 के बाद आई। तो वुड ब्लॉक प्रिंट या तख्ती की छपाई यूरोप में 1295 के बाद आई। इसके प्रमुख कारण थे 1295 में मार्को पोलो नामक महान खोजी यात्री चीन में काफी साल तक खोज करने के बाद इटली वापस लौटा। नंबर 2, चीन के पास वुड ब्लॉक जिसे काठ की तख्ती भी कहते हैं, वुड ब्लॉक मतलब जो लकड़ी में प्रिंट करके बनाया जाता है ना, लकड़ी का बना हुआ होता है, तो वाली छपाई की तकनीक पहले से मौजूद थी। मार्को पोलो यह ज्ञान अपने साथ लेकर लौटा। नंबर 3, इसके बाद से ही इतालवी भी तख्ती की छपाई से किताबें निकालने लगे और जल्द ही यह तकनीक बाकी यूरोप में फैल गई। तो जो वुड ब्लॉक है उसका चित्र आप देख सकते हैं। यह एक वुड ब्लॉक है जो कपड़ों में छपाई करने के लिए प्रयोग किया जाता था। इसी तरीके से किताबें वगैरह छापने के लिए जो वुड ब्लॉक किए जाते थे तो उसमें कुछ अक्षर वगैरह लिखे रहते थे। नंबर खा है, मार्टिन लूथर मुद्रण के पक्ष में था और उसने इसकी खुलेआम प्रशंसा की। तो मुद्रण क्या कहलाता है? मुद्रण मतलब होता है प्रिंट, है ना, प्रिंट करना, छापना, छपाई वगैरह जो होती है, प्रिंट को मुद्रण कहा जाता है। तो 16वीं सदी में रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों, चर्च तथा मठों में फैले भ्रष्टाचार को दूर करने के उद्देश्य से लूथर ने चर्च की आलोचना की एवं शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी। उसके लेख बड़े संख्या में छपने लगे और लोग पढ़ने लगे। कुछ ही हफ्तों में न्यू टेस्टामेंट के लूथर के अनुवाद की 5000 प्रतियां बिक गईं। प्रिंट तकनीकी के बिना यह असंभव था। इसी कारण लूथर प्रिंट मतलब मुद्रण तकनीक के पक्ष में था और इसकी प्रशंसा करता था। नंबर गा है, रोमन कैथोलिक चर्च ने 16वीं सदी के मध्य से प्रतिबंधित किताबों की सूची रखनी शुरू कर दी। तो रोमन कैथोलिक चर्च ने 16वीं सदी के मध्य से प्रतिबंधित मतलब था, मतलब जिसे न तो छापा जाएगा और न जिसे पढ़ा जाएगा, और जो किताबें छप गई हैं तो उसे मार्केट में नहीं उतारा जाएगा। मतलब जो पाठकगण होते हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उनके लिए बेचने के लिए सुविधा नहीं होगी। तो वो प्रतिबंधित किताबें हो गई। तो प्रतिबंधित किताबों की सूची रखना शुरू कर दी क्योंकि छपे हुए लोकप्रिय साहित्य के बल पर शिक्षित लोग धर्म की अलग अलग व्याख्याओं से परिचित हुए और 16वीं सदी तक इटली की आम जनता ने किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया था। आम जनता उन किताबों के आधार पर बाइबल के नए अर्थों से परिचित होने लगे। ये लोग पुस्तकों के माध्यम से ईश्वर और सृष्टि के सही अर्थ को समझ पाए। इससे रोमन कैथोलिक चर्च में काफी प्रतिक्रिया हुई। ऐसे धर्म विरोधी विचारों को दबाने के लिए रोमन चर्च ने धर्मद्रोहियों को सुधारना आवश्यक समझा। अतः रोमन चर्च ने प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं पर कई तरह की पाबंदियां लगाई और 1558 ईस्वी में प्रतिबंधित किताबों की सूची रखने लगे। नंबर घा है, महात्मा गांधी ने कहा कि स्वराज की लड़ाई दरअसल अभिव्यक्ति, प्रेस और सामूहिकता के लिए लड़ाई है। महात्मा गांधी ने स्वराज की लड़ाई को दरअसल अभिव्यक्ति, प्रेस और सामूहिकता के लिए लड़ाई कहा क्योंकि भारत की जो सरकार थी, तो ब्रिटिश भारत की जो सरकार थी, इन 3 आजादियों को दबाने। कौन कौन सी आजादी? पहली आजादी थी लोगों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति, दूसरी थी पत्र पत्रिकाओं की वास्तविकता को व्यक्त करने की आजादी और तीसरा था सामूहिक जनमत। तो इन 3 आजादियों को दबाने की कोशिश कर रही थी। किसके द्वारा कोशिश की जा रही थी? जो ब्रिटिश भारत में जो राज्य कर रही थी, है ना, ब्रिटिश जो सरकार जो भारत में राज्य कर रही थी, वह इन 3 आजादियों को दबाने की कोशिश कर रही थी। और कोशिश करने के साथ साथ क्या किया उन्होंने? सामूहिक जनमत को बल प्रयोग व मनमाने कानूनों द्वारा दबाया जा रहा था। इसलिए गांधी ने इन 3 आजादियों के लिए संघर्ष को ही स्वराज की लड़ाई कहा।
प्रश्न दूसरा, छोटी टिप्पणी में इनके बारे में बताएं। तो टिप्पणी लिखनी है हमें, और सबसे पहला है गुटेन्सबर्ग प्रेस है। तो गुटेन्सबर्ग प्रेस क्या है? तो जो गुटेनबर्ग जो था एक व्यक्ति का नाम है, ठीक। तो गुटेनबर्ग एक व्यापारी का बेटा था जो एक बड़ी रियासत में पला बढ़ा। उसने बचपन से ही तेल और जैतून पेरने की मशीन देखी थी, है ना। तेल और जैतून में जो पेरा जाता है ना, जो मशीनें होती हैं, तो उसकी मशीनों को देखा था। और बड़े होने पर पत्थर की पॉलिश करने की कला, सोने और शीशे को इच्छानुसार आकृतियां गढ़ने में निपुणता हासिल की थी। अपने इस ज्ञान और अनुभव का उपयोग करके उसने सन 1448 में एक मशीन का आविष्कार किया, और उस मशीन को गुटेनबर्ग ने अपने नाम पर ही लिखा या नाम दिया। तो गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस मॉडल 1448 ईस्वी में बनाया। इस प्रेस में स्क्रू से लगा एक हैंडल होता था। हैंडल की मदद से स्क्रू घुमाकर प्लाटेन को गीले कागज पर दबा दिया जाता था। गुटेनबर्ग ने रोमन वर्णमाला के तमाम 26 अक्षरों के लिए टाइप बनाए। इसमें यह प्रयास किया गया कि इन्हें इधर उधर मूव कर कर या घुमाकर शब्द बनाया जा सके। ये गुटेनबर्ग ने जो प्रेस बनाया हुआ था, उसे आप देख सकते हैं। यही कारण है कि इसे मूवेबल टाइप प्रिंटिंग मशीन के नाम से जाना जाता है, और यही अगले 300 सालों तक छपाई की बुनियादी तकनीक रही। हर छपाई के लिए तख्ती पर खास आकार उकेरने की पुरानी तकनीक की तुलना में अब किताबों का इस तरह छापना बहुत तेज हो गया। इसके परिणाम स्वरूप गुटेनबर्ग प्रेस 1 घंटे में 250 पन्ने एक साइड छाप सकता था, और इसमें छपने वाली पहली पुस्तक बाइबिल थी। नंबर था, छपी किताबों को लेकर इरेस्मस के विचार बताइए। तो लातिन के विद्वान और कैथोलिक धर्म सुधारक इरेस्मस, जिसने कैथोलिक धर्म की जातियों की आलोचना की, प्रिंट को लेकर बहुत आशंकित थे। उसने एडिजेज में लिखा, तो उन्होंने किताब लिखी हुई थी एडिजेज। उस किताब में उन्होंने किताबों के बारे में लिखा कि किताबें जो होती हैं वो कैसी होती हैं। किताबें भिन्न भिन्नाती किताबें हैं। दुनिया का कौन सा कोना है जहां ये नहीं पहुंच पाती। हो सकता है जहां तहां एकाध जानने लायक चीजें भी बताएं, लेकिन इनका ज्यादा हिस्सा तो विद्वता के लिए हानिकारक ही है। बेकार ढेर है, क्योंकि अच्छी चीजों की अति भी हानिकारक ही है। इनसे बचना चाहिए। मुद्रक मतलब प्रिंट दुनिया को सिर्फ तुच्छ चीजों से ही नहीं बांट रहे, बल्कि बकवास, बेवकूफ, सनसनीखेज, धर्म विरोधी, अज्ञानी और षड्यंत्रकारी किताबें छापते हैं, और उनकी तादाद ऐसी है कि मूल्यवान साहित्य का मूल्य ही नहीं रह जाता है। नंबर का है, वर्नाक्यूलर या देसी प्रेस एक्ट क्या है। तो वर्नाक्यूलर या देसी प्रेस एक्ट अंग्रेजी सरकार ने 1857 की क्रांति के बाद प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसी संदर्भ में आयरिश प्रेस कानून के तर्ज पर 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया गया। इससे सरकार को भाषाई प्रेस में छपी रपट और संपादकीय को सेंसर करने का व्यापक अधिकार मिल गया। सरकार विभिन्न प्रदेशों में छपने वाले भाषाई अखबारों पर नियमित नजर रखने लगी। इस एक्ट में अखबारों को जब्त किया जा सकता था और छपाई की मशीनें छीन ली जा सकती थीं। प्रश्न नंबर तीसरा है, 19वीं सदी में भारत में मुद्रण संस्कृति के प्रसार का इनके लिए क्या मतलब था। मतलब जो 19वीं सदी है उसमें भारत में जो प्रिंट संस्कृति, मुद्रण संस्कृति आई है, तो इन वर्गों के लिए जो वर्ग यहाँ पर दिए हैं, जैसे महिलाएं, गरीब जनता, सुधारक, तो इनके लिए क्या मतलब रहा है। तो सबसे पहले ले लेते हैं महिलाएं। तो महिलाओं के लिए क्या रहा है वह देख लेते हैं। 19वीं सदी में भारत में मुद्रण संस्कृति के प्रसार का महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ा। महिलाओं के जीवन में परिवर्तन आया। उदारवादी परिवारों ने महिलाओं की शिक्षा का समर्थन किया, वहीं रूढ़िवादी परिवारों ने महिला शिक्षा पर रोक लगा दी। इससे विपरीत प्रतिक्रिया हुई और अधिकांश दलित महिलाओं ने चोरी छिपे रसोई घरों में पढ़ाई करना आरंभ कर दिया।
कुल मिला के जो मुद्रण संस्कृति ने भारतीय महिलाओं में आत्मविश्वास की भावना भरने में सहायता की। इसमें कुछ ऐसी महिलाएं भी रही हैं जो चोरी छिपे पड़ती थी, रसोई में बैठ के काम भी कर रही हैं, रसोई का मतलब किचन का काम भी कर रही हैं और पढ़ते जा रही हैं। तो जैसे पूर्वी बंगाल में 19वीं सदी के प्रारंभ में कट्टर रूढ़िवादी परिवार में जो ब्याही गई कन्या थी रस सुंदरी देवी, तो उन्होंने क्या किया था, रसोई में छिप छिप कर पढ़ना शुरू किया और बाद में उन्होंने एक आत्मकथा लिखी जिसका नाम है आमार जीवन, जो बांग्ला भाषा में प्रकाशित हुई। इसी तरीके से कैलाश बासनी देवी, ताराबाई शिंदे, पंडिता रमाबाई ने उच्च जाति की नारियों की दयनीय हालत के बारे में जोश और रोष से लिखा है। अब आता है गरीब जनता। तो गरीब जनता के लिए किस तरीके से मुद्रण संस्कृति प्रसार का कारण रही है वह देख लेते हैं। 19वीं सदी के मद्रासी शहरों में काफी सस्ती किताबें चौक चौराहे पर बेची जा रही थीं, जिसके कारण गरीब लोग भी बाजार से उन्हें खरीदने की स्थिति में आ गए थे। बेंगलोर के सूती मिल मजदूरों ने खुद को शिक्षित करने के ख्याल से पुस्तकालय बनाया, जिसकी प्रेरणा उन्हें बंबई के मिल मजदूरों से मिली थी। समाज सुधारकों ने मजदूरों के प्रयासों का संरक्षण दिया। मजदूरों के बीच नशाखोरी कम करने, साक्षरता लाने और राष्ट्रवाद का संदेश पहुंचाने में मुद्रण की सराहनीय भूमिका रही। जो लोग वुड ब्लॉक बनाते थे उन्हें छापे खाने में नौकरी मिलने लगी। अब आता है सुधारक। तो सुधारक के लिए क्या रहा वह देख लेते हैं। 19वीं सदी के भारतीय सुधारकों ने अपने सुधारवादी विचारों को फैलाने के लिए मुद्रण संस्कृति को एक सबसे कारगर माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने कई देसी भाषाई अंग्रेजी और हिंदी के अखबारों का प्रकाशन प्रारंभ किया, जिनसे वे सती प्रथा, बाल विवाह, मूर्ति पूजा, जाति प्रथा आदि कुरीतियों के विरोध का आह्वान करते थे। मुद्रण संस्कृति ने उन्हें धार्मिक अंधविश्वासों को तोड़ने और आधुनिक सामाजिक और राजनीतिक विचारों को फैलाने का मंच प्रदान किया। अब आता है नेक्स्ट प्रश्न है, 18वीं सदी के यूरोप में कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि मुद्रण संस्कृति से निरंकुशवाद का अंत और ज्ञान का उदय होगा। तो 18वीं सदी के यूरोप में यह विश्वास बन गया था कि किताबों के जरिए प्रगति और ज्ञानोदय होता है। बहुत सारे लोगों का यह मानना था कि किताबें दुनिया बदल सकती हैं। मुद्रण संस्कृति निरंकुशवाद और आतंकी राज सत्ता से समाज को मुक्ति दिलाकर ऐसा दौर लाएगी जब विवेक और बुद्धि का राज होगा। 18वीं सदी में फ्रांस के एक उपन्यासकार लुई सेबेस्टियन मर्सिए ने घोषणा की कि छापाखाना प्रगति का सबसे बड़ा ताकतवर औजार है। इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कुछ लोग किताबों की सुलभता को लेकर चिंतित क्यों थे? यूरोप और भारत से एक एक उदाहरण लेकर समझाएं। तो कुछ लोग किताबों की सुलभता को लेकर चिंतित थे क्योंकि उन्हें भय था कि इनसे विद्रोह और अधार्मिक विचारों का प्रस्फुटन होगा। मतलब जो अधार्मिक विचार हैं वो लोगों के बीच से आएंगे। तो उदाहरण देख लेते हैं यूरोप का। तो यूरोप में कॉमन कैथोलिक चर्च ने प्रतिबंधित पुस्तकों का सूचीबद्ध करके मुद्रित पुस्तकों को रोकने की कोशिश की। ये कहाँ पर किया गया था? यूरोप में किया गया था। यूरोप में प्रतिबंधित पुस्तकों की एक सूची बना ली गई थी। और अब भारत का अगर उदाहरण लें तो भारत में हम देखेंगे कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट ने भारतीय प्रेस और बहुत से स्थानीय अखबारों पर प्रतिबंध थोप दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी में भारत में मुद्रण संस्कृति के प्रसार का गरीब जनता पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका उत्तर हम पहले भी देख चुके हैं। इसका उत्तर यह होगा जो हमने खा नंबर में देखा था, गरीब जनता। ठीक, तो यही उत्तर आपको उस प्रश्न में लिखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की? संक्षिप्त में समझाइए। मुद्रण संस्कृति भारत में राष्ट्रवाद के विकास का एक शक्तिशाली माध्यम बन गया, जिससे राष्ट्रवादी भारतीय देशभक्ति की भावनाओं का प्रसार, आधुनिक आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक विचारों का प्रचार तथा जनसाधारण में जागृति का विकास हुआ।
प्रेस के माध्यम से राष्ट्रवादियों के लिए अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाना आसान हो गया। मुद्रण ने जनसाधारण को स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व समर्पण करने की प्रेरणा दी। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ का गीत वंदे मातरम भारत के जन जन के लिए स्वाधीनता एवं देशभक्ति का स्रोत बन गया। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर को देखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा